हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को जैसा कि माइंड के टोपोग्राफिकल एस्पेक्ट के बारे में चर्चा पिछले 2 क्लासेज में किया और बताया कि मन के किस तरह से जो आकारात्मक 3 पहलुएं हैं उसमें से चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। तो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण साइको एनालिटिक जो स्कूल है उसके तहत अचेतन मन माना जाता है और फ्राइड ने इसकी विस्तृत व्याख्या भी की है। साइको एनालिटिक साइकोलॉजी में अचेतन मन के बहुत से विशेषताओं पर चर्चा हुई है, जिसमें सबसे पहले बताया गया है कि अचेतन मन का सबसे बड़ा भाग है। जैसा कि आपको हमने पिछले क्लासेज में बताया था कि एक बर्फ़ के टुकड़े से चर्चा करके हमने आपको उदाहरण स्वरूप बताया था कि आप समझ लीजिए कि बर्फ़ का टुकड़ा यदि पानी में डाला जाता है तो 85 से 90% भाग पानी के अंदर डूब जाता है। बस वही भाग आप समझ लीजिए कि अचेतन मन का होता है। और उसी को जानने के लिए विभिन्न मनोविश्लेषणवाद के मनोवैज्ञानिकों ने, साइको एनालिसिस को मानने वाले मनोवैज्ञानिकों ने, जिसमें फ्राइड का नाम सबसे ऊपर आता है, उसको समझने की बात की। इसलिए उन लोगों का कहना था कि काफ़ी इच्छाएं हमारे उस अचेतन मन में चूँकि रहती हैं, तो उस मन में रहने के कारण यदि हम उनको जान जाते हैं, व्यक्ति की इच्छाओं को, तो हम उसके व्यक्तित्व को भी जान सकते हैं। इसीलिए मन का सबसे बड़ा भाग अचेतन मन होता है। दूसरा, अचेतन में जैसा कि हमने बताया कि सेक्सुअल डिजायर, इमोरल, एंटी सोशल विशेष और इसी तरह की वैसी इच्छाएं जिसकी पूर्ति हम सामान्य दैनिक जीवन में न कर पाते हैं, वैसे ही इच्छाओं का भंडार होता है, वो वहाँ जाके स्टोर हो जाता है। और फ्राइड का तो यहाँ तक कहना था कि 99% इच्छाएं, 99% इच्छाएं सेक्सुअल डिजायर की होती हैं, कामुक प्रवृत्ति की होती हैं, जो कि अनैतिक एवं असामाजिक व्यवहारों से संबंधित होती हैं। चूँकि इन इच्छाओं की पूर्ति डे टू डे लाइफ में, दिन प्रतिदिन की ज़िंदगी में हम लोग कर नहीं पाते हैं और लोक लाज बस भी करना संभव नहीं होता है, तो ऐसी इच्छाओं को एक प्रक्रिया, मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया जिसका नाम रिप्रेशन है, दमन है, दमन के द्वारा हम उसे अचेतन मन में धकेल देते हैं, अचेतन मन में भेज देते हैं। इस तरह से यह मन का बहुत ही बड़ा भाग है और इस भाग में अनसेटिस्फाइड सेक्सुअल डिजायर्स, एंटी सोशल डिजायर्स और जो इमोरल, अनैतिक होता है, नैतिकता से उसका कोई संबंध नहीं होता है, वैसी इच्छाएं पड़ी रहती हैं। और प्रतिदिन मानसिक संघर्ष का सबसे बड़ा वजह यही रहता है, क्योंकि दैनिक जीवन में यदि इस इच्छाओं की पूर्ति करेंगे तो मानसिक संघर्ष बहुत ज़्यादा होगा, जिसके वजह से मानसिक बीमारियों, व्याधियों की उत्पत्ति ज़्यादा होगी। लेकिन चूँकि जब वह अचेतन मन में ढकेल दिया जाता है तो वहाँ मानसिक संघर्ष न होके कुछ दूसरी युक्तियों के द्वारा, दूसरे टेक्निक्स के द्वारा या अपनी पूर्ति डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मेथड से, अधिकतर इनडायरेक्ट मेथड से ही अपनी पूर्ति कर लिया करता है, क्योंकि डायरेक्ट मेथड से इसकी पूर्ति करना संभव ही नहीं होता है। अब तीसरी इसकी विशेषता है कि यह डायनामिक नेचर का, गत्यात्मक स्वरूप का होता है। अचेतन में वैसी इच्छाएं होती हैं जो सामाजिक प्रतिबंध के कारण, सामाजिक अवरोध के कारण वह संतुष्ट नहीं हो पाती है, फलतः उसे चेतन से अचेतन में दमन कर दिया जाता है। लेकिन वहाँ जाने पर वह समाप्त नहीं हो जाती है। जैसे ही मौका मिलता है
वह सक्रिय होकर बार बार चेतन में आने का कोशिश करती है, लौट आना चाहती है, परंतु चेतन मन तथा ईगो के सेंसरशिप के कारण ऐसा कर पाना संभव नहीं होता है। चूँकि इच्छाएं मरती नहीं हैं और बार बार वह गतिशील होकर चेतन में आना चाहती हैं, इसीलिए इसे गत्यात्मक स्वरूप का माना गया है। यह अन्य माध्यमों के द्वारा, जैसे स्वप्न के माध्यम से, डे ड्रीमिंग के माध्यम से और दैनिक जीवन की जो साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ जिसको बोलते हैं, दैनिक जीवन की छोटी छोटी गलतियों के माध्यम से, जिसको हम समझते हैं कि इस गलतियों का कोई अर्थ नहीं है, अकारण हो गया है, लेकिन मनोवैज्ञानिक मनोविश्लेषणवादी फ्राइड एवं उनके शिष्य, उनके स्कूल के, उनके संप्रदाय के समझने वाले बोलते हैं कि नहीं, हर गलतियों का कोई ना कोई एविडेंस होता है, कोई सिग्निफिकेंस होता है, कोई कारण होता है, कोई भी निरर्थक या बिना अर्थ के नहीं होता है। तो यह गत्यात्मक स्वरूप का होता है और हमेशा गतिशील रहता है चेतन में आने के लिए, और ये प्रक्रिया चलती रहती है। चौथा है कि अचेतन व्यक्ति के नियंत्रण से बाहर होता है। अनकॉन्शियस जो है बियॉन्ड कंट्रोल होता है पर्सन के, क्योंकि अचेतन के बारे में व्यक्ति पूर्णतः अनभिज्ञ रहता है। वह जानता ही नहीं है कि अचेतन मन में क्या हो रहा है, कैसे होगा, नहीं होगा। इसलिए नियंत्रण होने का कोई उस पर सवाल ही नहीं होता है। नियंत्रण तो उस पर आप करते हैं जिसके बारे में भिज्ञ रहते हैं, जानकारी आपको रहती है। तो वैसी रचनाएं, वैसी से संवेदनाएं, वैसे विचार, वैसे आइडिया जिसके बारे में आप भिज्ञ ही नहीं हैं, नोन ही नहीं है, तो उस पर आपका नियंत्रण कैसा। व्यक्ति अचेतन के बारे में इसलिए अनभिज्ञ रहता है क्योंकि अचेतन का संबंध रियलिटी से होता ही नहीं है, क्योंकि कभी भी रियलिटी के आधार पे वो चीज़ नहीं होता है। जितनी इच्छाएं होती हैं उसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं रहता है। तो इसीलिए वह कंट्रोल उस पर व्यक्ति का नहीं रहता है। नेक्स्ट है कि अचेतन में जो परस्पर इच्छाएं होती हैं, भावनाएं होती हैं, वह विरोधी इच्छाएं और भावनाएं वही होती हैं और वही जमा होती रहती हैं। अर्थात अचेतन मन में वैसी इच्छाएं जिसकी चूँकि हम लोग पूर्ति नहीं कर पाते हैं और उसे संचित कर पाना संभव नहीं होता है, तो वह चेतन मन उसको धकेल देता है और वह जाके अचेतन मन में वैसी इच्छाएं चली जाती हैं। चूँकि चेतन मन में रहने के कारण मानसिक संघर्ष करना पड़ेगा और ऐसा कर पाना बराबर संभव नहीं होता है, तो स्वतः मनुष्य के मन में ये एक ईश्वरीय शक्ति समझ लीजिए कि ऐसी इच्छाओं को अचेतन मन में ढकेल दिया जाता है, क्योंकि अचेतन मन में निराशा और सफलता और वहाँ पर ऐसी इच्छाएं दोनों साथ साथ रहती हैं। तो परस्पर जो विरोधी इच्छाएं होती हैं, सुख दुख, प्रेम और घृणा और निराशा और सफलता, ये जितनी भी भाव के इच्छाएं होती हैं वो दोनों साथ साथ रहते हैं। यह अचेतन का सबसे बड़ा विशेषता होता है। चूँकि दोनों साथ साथ रहते हैं, इसीलिए चेतन के तरह वहाँ किसी प्रकार का मानसिक संघर्ष होने की संभावना ही नहीं होती है। तो अचेतन का यह सबसे बड़ा गुण माना जाता है और इस तरह से दोनों ही इच्छाएं रहती हैं। नेक्स्ट है कि अचेतन अपनी इच्छाओं की संतुष्टि या अभिव्यक्ति छद्म रूप में करता है। हम लोग को यह आश्चर्य होगा कि आखिर इतनी इच्छाएं का पूर्ति कैसे कर पाता है, व्यक्ति कैसे करता होगा। क्या डायरेक्ट मेथड से हम लोग इसकी पूर्ति करते हैं? जैसे एक उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि कुछ गरीब के बच्चे बगल में अपने बस्ती में एक मैरिज हॉल के प्रोग्राम में शादी होता हुआ देखते हैं, तरह तरह के व्यंजनों को लोगों को खाते हुए भी देखते हैं, परंतु अवरोध के कारण, कुछ सीमाओं के वजह से वो वहाँ नहीं जा सकते हैं और वो खाने का लुत्फ़ नहीं उठा सकते हैं। तो समझिए कि उनकी ये इच्छाएं अचेतन मन में ढकेल दी जाती हैं, क्योंकि चेतन अवस्था में इसकी पूर्ति कर पाना नहीं संभव है। वहाँ गार्ड बैठा हुआ है, उनको अलाउ नहीं है।
तो फटे हुए वस्त्र पहने हुए बच्चे, आप सोच सकते हैं कि उन इच्छाओं का क्या करते होंगे। तो आप समझ लीजिए कि उसमें से अधिकतर बच्चे ऐसा कर सकते होंगे कि स्वप्न की अवस्था में वह ठाठ से उन मैरिज हॉल में जाके और बड़े रईसी ढंग से तरह तरह के पकवान का रसास्वादन कर लेते हैं और स्वप्न के माध्यम से ही इसकी पूर्ति कर लेते हैं। एक उदाहरण के रूप में मैंने बताना चाहा कि व्यक्ति अपनी हर एक दमित इच्छाओं की इसी तरह से प्रायः पूर्ति करता है और यह पूर्ति छद्म रूप में, मतलब कि छुपे हुए रूप में करता है। इस तरह से उसको पता भी नहीं चलता है कि हमने क्या किस तरह से पूर्ति किया और उसकी वो इच्छा पूर्त हो जाती है। इसीलिए फ्राइड ने जो फिलॉसफी दिया, जिसका नाम दिया विश फुलफिलमेंट थ्योरी, स्वप्न के माध्यम से अपनी इच्छाओं को पूर्ति कर वह अपनी इच्छाओं को तृप्त करता है और उस इच्छा को अपने अचेतन मन से हटा देता है, फिर दूसरी इच्छाओं को आने के लिए जगह बनाता है। और ये प्रक्रिया अक्सर हाँ निरंतर चलती रहती है। संतुष्ट होने के बाद व्यक्ति पुनः क्रियाशील होता है और अचेतन मन इस वजह से इस छुपे हुए रूप से अपनी इच्छाओं को स्वप्न के माध्यम से या दैनिक भूलों के माध्यम से उसकी पूर्ति करके उन इच्छाओं को तृप्त कर देता है। अब नेक्स्ट उसकी अचेतन की जो विशेषता है वह है कि ईड की प्रवृत्तियां भरी होती हैं। चूँकि अनकॉन्शस जो होता है वो ईड इम्पल्सेज एंड लाइक ईड इट इज़ गाइडेड बाय प्लेजर प्रिंसिपल, मतलब ईड की जो उपाहम की जो प्रवृत्ति होती है वह हमेशा सुखवादी प्रवृत्ति होती है। वह हमेशा सुख के दृष्टिकोण से खोजता है। उसको यह मतलब नहीं होता है कि इससे समाज में क्या असर होगा, इसकी पूर्ति हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। उसके मन में जो इच्छाएं होती है उसकी तत्काल पूर्ति चाहता है, क्योंकि उससे उसकी खुशी होती है। चूँकि यह इलॉजिकल नेचर का भी होता है, इमोरल भी होता है, वास्तविकताओं से इसका कोई संबंध नहीं होता है। सिर्फ उसकी पुष्टि करना, संतुष्टि करना ही उसका एक श्रेय होता है, चाहे उसका परिणाम कुछ भी हो। अतः अचेतन मन में अपनी इच्छाओं की संतुष्टि कर मात्र सुख प्रदान करना वह चाहता रहता है। इसीलिए यह सुख के सिद्धांत या प्लेजर प्रिंसिपल से भी गाइडेड होता है। इसलिए कहा जाता है कि अचेतन की अधिकतर इच्छाएं प्लेजर प्रिंसिपल से गाइडेड होती हैं और वह इच्छाएं ईड की इच्छाएं होती हैं। आगे आने वाले क्लास में जब हम लोग चर्चा करेंगे कि मन के गत्यात्मक पहलू क्या है, तो ईड, ईगो और सुपर ईगो पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। वहाँ यह ज़्यादा स्पष्ट आप लोग को समझ में आएगा कि किस प्रकार ईड की इच्छाएं वास्तविकता से कोई मतलब न रखते हुए सिर्फ प्लेजर प्रिंसिपल से गाइड होता है। अचेतन मन का छिपा हुआ पहलू होता है, लेटेंट एस्पेक्ट ऑफ माइंड भी कहा जाता है। इसमें व्यक्ति मन के सीधे ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन द्वारा नहीं अध्ययन कर सकता है, न ही व्यक्ति स्वयं इंट्रोस्पेक्शन द्वारा ही इसके अस्तित्व को मान सकता है, क्योंकि यह मन का एक लेटेंट छुपा हुआ पहलू है। इसका ऐसा नहीं है कि कोई आदमी जाके इंट्रोस्पेक्शन कर ले, आत्मनिरीक्षण कर ले और अचेतन मन की भावनाओं को पकड़ ले, विचारों को जान जाए। ऐसा भी नहीं है कि ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन के द्वारा हम लोग अवलोकन विधि के द्वारा हम लोग जान जाएं कि हमारे अचेतन मन में क्या है, क्योंकि यह अव्यक्त होता है। इसको परोक्ष रूप से हम लोग नहीं जान सकते हैं। इसको जानने का एकमात्र तरीका स्वप्न होता है। वह एक ऐसा तरीका है जो या दैनिक जीवन की भूलें जिसकी चर्चा किए उसके आधार पे ही प्रमाण अचेतन मन का मिलता है। ऐसा कहा जा सकता है कि अचेतन मन की तुलना उस बिजली के प्रवाह की तरह होती है, जिसे हम लोग देख तो नहीं सकते हैं, लेकिन उसके प्रभावों को, उसके इम्पैक्ट को, उसके इफ़ेक्ट का स्टडी हम लोग करते हैं। इस तरह से आप समझिए कि अचेतन मन बिजली का एक करंट है, जिसको हम लोग अवलोकन तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके जो प्रभाव होते हैं उसके आधार पे उसके होने का पता चलता है, प्रमाण मिलता है। इस तरह से इन विशेषताओं के आधार पे मनोवैज्ञानिकों ने यह समझाने की कोशिश किया कि अचेतन मन किस तरह से
होता है, अचेतन की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तो अब आज जो क्लासेज हुआ उसमें टोपोग्राफिकल एस्पेक्ट, मन के पहलू, चेतन, अर्धचेतन और चेतन, तीनों के बारे में विस्तृत धीरे धीरे हम लोगों ने चर्चा की। कुछ लोगों का यह भी सवाल हुआ कि अचेतन का क्या अस्तित्व है, उसका एग्जिस्टेंस क्या है, उसके क्या प्रमाण हैं, किस आधार पर कह सकते हैं कि अचेतन है। क्योंकि चेतन, अचेतन और अर्धचेतन कोई ऐसा वस्तु तो नहीं है जिसे हम लोग देख सकें, सुन सके, छू सके, उसका कुछ गंध हो, रूप हो, रंग हो। हम लोग उसकी अवस्थाओं की चर्चा करके ही उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो बहुत से आप उदाहरण का नेक्स्ट क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे, जिसमें अचेतन के एग्जिस्टेंस की चर्चा करेंगे। क्योंकि चेतन को तो आप देख रहे हैं, जो वर्तमान समय में है वही चेतन है। अर्धचेतन का भी कॉन्सेप्ट व्यक्ति के समझ में आ रहा है कि कभी कभी वो चेतन है, कभी कभी अचेतन है। वो बीच की अवस्था है, कुछ स्ट्रेस देने पर हम रिकॉल कर लेते हैं घटनाओं को। लेकिन अचेतन का क्या प्रमाण है, अचेतन का क्या अस्तित्व है, इसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप लोग से निवेदन है कि आप लोग इसको पढ़ के आइएगा, और यदि इसमें कोई सवाल आपके मन में हो, किसी तरह की क्वेरी हो, तो आप काइंडली ज़रूर हमसे शेयर कीजिएगा। थैंक यू।